देखिए, हम बात कर रहे हैं चैप्टर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब हम उसका अंदाजा लगाने वाले हैं कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके लिए बहुत ही अलग अलग मेथड होते हैं। वैसे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड भी होता है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसे करंट एसेट का एस्टिमेशन करेंगे, करंट एसेट के एक एक आइटम, कैश कितना होगा, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक और क्रेडिटर्स कितने होंगे, करंट लायबिलिटी कितनी होगी, और एस्टिमेटेड करंट एसेट माइनस एस्टिमेटेड करंट लायबिलिटीज कर देंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाए। तो मेन बात है कि ये हम क्यों करते हैं और इसका क्या जरूरत है, वो सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। एक्चुअल में हमारे पास बिजनेस में दो टाइप की कैपिटल लगी होती है। वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वन इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसे हम करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, ये चेंज होती रहती है रेगुलर बेसिस। और फिक्स्ड कैपिटल जैसे हमारी नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसा लगता है, तो वो हमारा लंबे समय के लिए। तो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह के लिए लंबे समय के लिए जो पैसा यूज होता है ना, बिजनेस ऑपरेशन में हमें कुछ एसेट तो लंबे समय के लिए चाहिए, तो उसमें जो हम पैसा लगाते हैं उसे हम फिक्स्ड कैपिटल बोल देते हैं। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल होती है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए होती है, उसे करंट कैपिटल या वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा सा वो फाइनेंस होता है विद द हेल्प ऑफ करंट लायबिलिटी। उधार माल मिल गया तो पैसा थोड़ा लेट देना पड़ा, तो वो फाइनेंसर होते हैं। तो नेट अमाउंट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नेट करंट एसेट मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल जो होती है, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हम इसको मैनेज करेंगे तभी हमारा काम बढ़िया चलेगा। तो क्या जरूरत है इसे मैनेज करने, क्या है ऑब्जेक्ट हमारे इसको मैनेज करने के लिए। देखो, अगर हमारा जो पैसा है वो लॉकअप हो जाता है इसमें, और अगर हमारा पैसा इन्वॉल्व हो गया, जैसे हमने स्टॉक खरीद लिया। अब आप सोचो कि अगर हमने एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक खरीद के रख लिया तो पैसा हमारा बेकार है, का कोई यूज नहीं है। हमने जरूरत से ज्यादा कैश अपने पास रख लिया तो बेकार है, कुछ अर्निंग नहीं हो रही। तो इसलिए हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट वगैरह की इनकम नहीं होती। जितना स्टॉक चाहिए वो तो रखना जरूरी है, लेकिन अननेसेसरली बहुत ज्यादा स्टॉक रख लिया तो पड़े पड़े बेकार भी हो जाएगा और पैसा भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। और हमें क्या करना है, करंट ऑब्लिगेशन की पेमेंट टाइमली हो जाए। भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है और कोई क्रेडिटर्स आपसे पैसा मांग रहे हैं, आपके पास पैसा देने के लिए है ही नहीं, तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसा भी हो। जो पैसा आता है फ्री का नहीं आता है, तो उसकी कुछ कैपिटल होती है। तो जितना हमने इन्वेस्टमेंट करा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, तो उसको प्रॉपरली हम ऐसा फाइनेंस करें कि बहुत ज्यादा नुकसान हमें ना हो, है ना। और बैलेंस मेंटेन करना है हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में। अब यह है कि क्या फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, प्रोफेशनल है अगर आप, तो बहुत ही कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस में बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर उधार सामान खरीद के कैश में नगद बेचा जाता है, वहां बहुत कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कई जगह हमारा बिजनेस ऐसा होता है, कैश पेमेंट पे खरीद के उधार बेचना पड़ता है, वहां बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्ट बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत समय के लिए हमारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। बहुत लंबे समय के लिए उधार देते हैं तो भी हमारा लंबे समय के लिए पैसा इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीजें हमारी इफेक्ट करती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसा है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर बनाने में बहुत समय लगता है, उधार बहुत लंबे समय का है, तो बहुत ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बहुत लंबा है। अगर हम प्रॉपर्टी में डील करते हैं, हम बिल्डर हैं, तो पता चला प्रॉपर्टी बनाने में 2-3 साल लग जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन में कितना समय लगता है। बिजनेस साइकिल कैसा है, अगर बहुत बढ़िया पीक सीजन में चल रहे हैं तो हम तो एडवांस भी लेंगे तभी उन्हें माल देंगे, और अगर हमारा बहुत डाउन में है हम, तो उधार माल बेचेंगे हाथ जोड़ के, भैया ले जाओ पैसे बाद में दे देना। सीजनल वेरिएशन का भी इफेक्ट आता है कि किस स्केल पे आप बिजनेस कर रहे हैं। छोटे स्केल पे करें तो कम चाहिए, बड़े स्केल पर करें तो ज्यादा चाहिए। इन्वेंट्री कितने समय की आप अपने पास रखना चाहते हैं,
जितनी ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। क्रेडिट पॉलिसी, अब अपने डेटर को जितना समय के लिए, लंबे समय के लिए उधार देंगे उतना ज्यादा डेटर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको उधार कितना मिलता है, अगर आप उधार माल खरीद पाते हैं, क्रेडिटर्स बहुत आपको उधार मिल जाता है, तो आपको कम पैसे की जरूरत है क्योंकि बहुत सारा वहां से फाइनेंस हो जाएगा। आपका बिजनेस कैसा है, बिजनेस में ग्रोथ है तो और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, और सब लोग क्या कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। सप्लाई सिचुएशन कैसी है, कई बार होता है माल बड़ी मुश्किल से आ रहा है, तो जब भी आता है आप बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा माल खरीद लेते हो, भैया बाद में बार बार मिलेगा नहीं मिलेगा। एनवायरमेंट, अगर आपका सामान ऐसा जो खराब हो जाता है, या फिर पॉलिटिकल एनवायरमेंट की बात करें वो कैसे चल रहा है, उस हिसाब से आप सोचते हैं। इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट होता है वर्किंग कैपिटल पर। कैसे, मान लिया अभी आपके पास 1000 यूनिट्स हैं जिसके लिए आपको 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है 1 लाख यूनिट, 1000 यूनिट को ही आपको मेंटेन करने के लिए 12 लाख 13 लाख इन्वेस्ट करना पड़े, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ गया है, कॉस्टिंग बढ़ गई है, तो इसकी वजह से भी हमें लगता है हमारी सेल बढ़ गई है, क्योंकि अमाउंट में बढ़ गई है। इन्फ्लेशन की वजह से आपको असली सेल बढ़ी हुई कब दिखाई देगी, जब क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यूनिट भी बढ़ेंगी, यूनिट भी ज्यादा बिकी है और सेलिंग प्राइस भी ज्यादा हो। तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारा नुकसान होता है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बढ़ती है, नुकसान ज्यादा होते हैं, मार्जिन कम हो जाते हैं। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या होता है, एक तो करंट एसेट होती है ना, करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर, उसी टाइम पीरियड में चेंज हो जाता है, जनरली 1 ईयर होता है। तो सारी करंट एसेट आप ऑलरेडी जानते ही हो, करंट एसेट क्या क्या होती है, करंट लायबिलिटीज भी होती है, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट। क्वेश्चन में कुछ ही नहीं कहा हो तो हम हमेशा नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ही ले। क्लियर, तो लिख लीजिए, ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मेट बना लीजिए। ये फॉर्मेट हमें लगभग हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। वैसे तो पता ही है करंट एसेट होती है क्या, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, यही करना है हमें लगभग हर क्वेश्चन। तो ये काम हमें लगभग क्वेश्चन में करना है। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल अगर करंट एसेट ज्यादा है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल अगर करंट एसेट कम है और करंट लायबिलिटी ज्यादा है। देखिए हमारी परमानेंट और वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी हो सकती है। मैं आपको समझाता हूँ परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है और किसे कहते हैं। देखिए सपोज हमारी वर्किंग कैपिटल ये चेंज हो रही है हर महीने, ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे हर महीना हमारी कैपिटल चेंज हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा, है ना, लेकिन आप ये देखेंगे ये वाली कैपिटल तो हमेशा है कम से कम, बाकी इससे ज्यादा ही है। तो ये जो है ये कांस्टेंट या परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गई। जो इससे ऊपर की रिक्वायरमेंट है ये सब क्या है, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये क्या होती है। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो अगर जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वर्किंग कैपिटल में वो टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि वर्किंग कैपिटल अगर 1 लाख है तो वो उतनी ही चाहिए, कभी 1 लाख की बजाय 1.5 लाख 2 लाख भी चाहिए होगी, कभी 75,000 भी चाहिए होगी। तो ये चेंज होती रहती है, लेकिन कम से कम कितनी चाहिए ये तो एक फैक्ट होता है कि इससे कम तो चाहिए ही नहीं, कम से कम इतना तो पैसा हमेशा चाहिए। तो जितना पैसा हमेशा चाहिए उसे क्या बोलते हैं हम, परमानेंट वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। ये मिनिमम वर्किंग कैपिटल है जो हमारा पैसा लॉक हो गया है, इसे हम रेगुलर वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। तो परमानेंट कंपोनेंट करंट असेट में थ्रू आउट द ईयर हमारा रहता है। तो जो हमेशा ही हमें पैसा चाहिए चाहिए वो हम फाइनेंस कहाँ से करते हैं, लॉन्ग टर्म फंडिंग से, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन से।
यही लिखा हुआ है। एक टंडन कमेटी थी जिन्हें बोला गया था कि आप बताइए मैक्सिमम पॉसिबल बैंक फाइनेंस कितना देना चाहिए उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो उन्होंने कहा था इस टाइप की कैपिटल वर्किंग कैपिटल जो परमानेंट होती है उसे कोर करंट एसेट बोला। कोर करंट एसेट वो करंट एसेट है जो कि बिजनेस के लिए कम से कम चाहिए। जैसे रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस में, फिनिश गुड्स में, डेटर्स में, कैश में, इसमें तो पैसा चाहिए जो मिनिमम। दिस मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस होती है ना। और जो फ्लक्चुएशन होती है जो टेम्परेरी है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस से हम ओवरड्राफ्ट या वैसे 2-4 साल के लोन से फाइनेंस कर सकते हैं। तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? जो फ्लक्चुएट हो रही है, जो हमें डिफरेंस चाहिए। तो ये जनरली कहां से होती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू हम इसको कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया। इन केस ऑफ ग्रोथ, जब हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है तो फिर हमारी परमानेंट और इन्फ्लेशन की वजह से भी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो भी हमारी बढ़ती जाती है टाइम के साथ साथ। ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल, मैंने कहा दो मेथड है। एक तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड होता है और एक मेथड होता है जहां पर हम सारी करंट एसेट के कंपोनेंट लिखते हैं और करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जब हम पैसा लगाते हैं और फिर वो घूम के वापस हमारे पास पैसा आता है। कैसे? हमने पैसा कहाँ लगाया? रॉ मटेरियल खरीदा, हमने रॉ मटेरियल अपने पास रखा कुछ समय के लिए, उस पर काम करना शुरू हुआ, वो WIP बन गया, फिर वो बन के तैयार हुआ, फिर वो फिनिश गुड्स बन गया, फिर फिनिश गुड्स का कुछ समय के लिए हमारे पास रहा, फिर वो उधार बिका, डेटर के पास कुछ समय रहा, फिर डेटर से हमें पैसे मिले। तो इस पूरे समय में जो पैसा घूमकर वापस आया, इस पूरे प्रोसेस को ऑपरेटिंग साइकिल बोल देते हैं। ये 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल का हो सकता है। जो हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी डिसाइड करते हैं कि क्या करंट एसेट है और क्या करंट लायबिलिटी है, वो भी इस हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से ज्यादा, मान लिया 15 महीना है, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वो होती है जो 15 महीने में चेंज होंगी, ना कि 1 साल, है ना। तो ये हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अब हमारे को दो मेथड है करने के लिए फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल के लिए। एक तो एस्टिमेट करें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, और एक ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। एग्जाम में कुछ ही नहीं कहा हो तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से हम काम करें। हेडिंग डाल लीजिए एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। देखिए करंट एसेट के अंदर हमें रॉ मटेरियल के स्टॉक का पता लगाना पड़ेगा कितना है। अब इसके अंदर क्या होगा, जनरली हमें कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, मैं इमेजिनरी फिगर से एग्जांपल देकर बताता हूँ। हमें ये बता रखा होगा कि पूरे साल में हमें 20,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, हम प्रोड्यूस करेंगे। एक यूनिट में 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो 20,000 यूनिट हम बनाएंगे, 10 रुपए का लगता है, तो 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। और ये बोल रखा है कि रॉ मटेरियल हमारा 3 महीने के बराबर का रहता है, 3 महीने के यूज का, तो 3/12 कर देंगे तो हमारे को रॉ मटेरियल स्टॉक पता चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सिंपल होता है, बड़े आराम से हम निकाल पाएंगे। ऐसे WIP, अब WIP वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड 100% नहीं होते हैं, और फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 100% होते हैं क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है। या तो हमें बता रखा हो वर्क इन प्रोग्रेस में 80% रॉ मटेरियल लगा है, 60% लेबर लगा है, 40% ओवरहेड लगा है, ऐसा बताया जाए या तो क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो हम क्या एज्यूम करने वाले हैं? हम ये एज्यूम करने वाले हैं कि 100% रॉ मटेरियल लग जाता है, लेबर और ओवरहेड 50% लगता है। ये हमेशा एज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन में कोई परसेंटेज हमें नहीं दे, क्योंकि ज्यादातर जो काम होते हैं उसमें रॉ मटेरियल तो शुरुआत में लग जाता है। लेबर ओवरहेड के लिए नहीं बताया तो 50-50% एज्यूम कर। जो डेटर्स होते हैं उन पर भी हमारे को रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो फिनिश गुड्स होता है वही तो देते हैं उनको, तो इस पर भी सारी की सारी कॉस्टिंग आ जाती है। अब एक बात थोड़ी ध्यान से सुनो, मान लिया हमने माल बनाया 100 रुपए में और बेचा 140 का,
तो 100 रुपए का माल 140 में बेचा, डेटर हमारे 140 के, लेकिन हमें उन डेटर्स को ये माल देने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा, 100 या 140? हमने 100 रुपए का माल बनाया, 140 का बेचा, तो हमें 100 रुपए चाहिए या 140 रुपए चाहिए उन्हें माल देने के लिए? हाँ, 140 रुपए। आप बताइए, आप बताइए। अरे जब हम 100 रुपए की चीज बना रहे हैं तो 100 रुपए तो चाहिए तुम्हें, 140 रुपए चाहिए? अबे चाहिए का मतलब उनसे वापस लेने को नहीं कह रहा हूं मैं, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है हमें? 140 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 140 में बेचोगे तो क्या कमाओगे? गुरुद्वारे में जाके खाना खाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कितना करना है? तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। तो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 100 रुपए लिखेंगे, कॉस्ट पे डेटर लिखेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। लेकिन इसमें भी हमारे पास दो मेथड है। एक है हमारे पास कैश कॉस्ट बेसिस और एक टोटल बेसिस। कुछ ना कहा जाए तो हम कैश कॉस्ट बेसिस पे करेंगे, टोटल बेसिस पे क्वेश्चन में कहेगा तो टोटल बेसिस पे करेंगे। टोटल बेसिस में क्या होगा, जो डेटर्स हैं कैश कॉस्ट बेसिस में कॉस्ट पर लेंगे और टोटल बेसिस में सेलिंग प्राइस पे लेंगे। और एक और बात, यहाँ क्या लिखा है, कैश कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन वगैरह को भी नहीं लेंगे। क्या डेप्रिसिएशन में किसी को पैसे देते हो? पैसा तो चाहिए ही नहीं। लेकिन यहाँ टोटल बेसिस में कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी लेंगे, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो दोनों मेथड के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी एसेट एक एक चीज को हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास दो मेथड है। तो टोटल अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट भी लेंगे, डेटर्स में सेलिंग प्राइस पे लेंगे, डेप्रिसिएशन भी लेंगे, और कैश कॉस्ट बेसिस में हम डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे और ना ही प्रॉफिट लेंगे। तो फर्क कहाँ आएगा? ये सेम WIP में जो ओवरहेड लेंगे उसमें डेप्रिसिएशन भी लेंगे, कैश कॉस्ट में डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, फिनिश गुड्स में डेप्रिसिएशन लेंगे टोटल अप्रोच में, यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। टोटल अप्रोच में डेप्रिसिएशन भी लेंगे कॉस्ट में और प्रॉफिट भी लेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस लेंगे। यहाँ ना तो डेप्रिसिएशन लेंगे ना प्रॉफिट मार्जिन लेंगे, कॉस्ट कैश कॉस्ट लेंगे। क्रेडिटर्स तो दोनों में सेम होंगे। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और समझते हैं कि कैसे होता है ये क्वेश्चन। पीएनबी एक बिजनेस खरीद रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी। कुछ एस्टिमेट दे रखे हैं और ये बोल रखा है कि 10% कंटीजेंसी के लिए भी आप ऐड कर दीजिएगा। हमें फिनिश प्रोडक्ट के लिए 5000 चाहिए, रॉ मटेरियल वगैरह के लिए 8000। हम लोग सेल करने पे 2 हफ्ते का क्रेडिट देते हैं, और अगर हम बाहर माल बेचते हैं तो 6 हफ्ते का क्रेडिट देते हैं। परचेजेस पर 4 हफ्ते का क्रेडिट मिलता है और वेजेस पर 2 हफ्ते का मिलता है। हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है, और अगर कोई वर्किंग है तो उसकी डिटेल भी हमें बतानी। हेडिंग डालिए, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
और सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हमें ऑलरेडी दिया है 5000, तो निकालना नहीं पड़ा, बहुत आसान हो गया। तो फिनिश गुड्स स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है 5000 रुपए, नहीं दिया होता तो कंप्यूट कर लेते, आने वाले क्वेश्चंस में होगा। रो मटेरियल स्टॉक भी हमें दिया हुआ है 8000, डेटर्स लोकल ने 78,000 रुपीज की सेल की है और 2 वीक का क्रेडिट दिया है। 52 वीक होते हैं ईयर में, तो 78,000 इंटू 2/52 कितना आ गया। और आउटसाइड स्टेट जो हमारी सेल है वो 3,12,000 है, तो उस पर 6 वीक का उधार देते हैं, तो कितना कैश चाहिए होगा। क्योंकि इसकी कॉस्ट वगैरह हमें पता नहीं, तो मजबूरी है यही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। और हमारे पास कुछ नहीं है तो टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया। टोटल करंट एसेट 32,000 हो गया। हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। उसमें हमें दिया हुआ है परचेजेस के लिए, मतलब क्रेडिटर्स 96,000 की परचेजेस है, 4 वीक के क्रेडिटर्स है, तो कितने के क्रेडिटर्स हो गए। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,60,000 to 2/50, total current liability 17,385, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना हो गया 52,000 माइनस 17,385। इसमें बोला है कि 10% कंटिजेंसी के लिए और ऐड करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी आ गई 38,000 रुपीज 38,077 रुपीज। तो इतना हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा बिजनेस चलाने। नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हमें बोल रखा है प्रोजेक्टेड सेल है 30,000, सेलिंग प्राइस 50, सेलिंग प्राइस का ब्रेकअप बता रखा है और हमें डिफरेंट टाइम पीरियड बता रखे हैं और कैश इन हैंड भी। हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछ, कुछ नहीं कहा तो कैश कॉस्ट बेसिस पर ही हम निकालते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए म्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे
करंट असेट्स, करंट असेट में अच्छा एक काम वर्किंग नोट में करते हैं, हमें सेलिंग प्राइस का ब्रेकअप निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ 50, तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल है 40% मतलब 20 रुपीज, डायरेक्ट लेबर है 15 रुपीज 30% है, ओवरहेड है 20 रुपीज 10 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 45, प्रॉफिट 5 हो गया और सेलिंग प्राइस 50 हो, ये ब्रेकअप हो गया। ठीक है, कोई टेंशन। अब हमें ये बोल रखा है रॉ मटेरियल हमारे पास 3 वीक का रहता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक, हम चाहे तो कैश भी लिख सकते हैं। तो देखो पूरे साल में कितनी यूनिट चाहिए 3000, उसे बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा 20 रुपीज के हिसाब से, है ना, और हमें पूरे साल में इतना खर्चा होगा और हमारा 3 वीक के बराबर का रॉ मटेरियल है, तो कितना आ गया 34,650। ठीक है, कैश बैलेंस दिया हुआ है 30,000, रॉ मटेरियल तो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन प्रोसेस 4 वीक का है, तो वर्क इन प्रोग्रेस 4 वीक का है। अब हमें बता नहीं रखा, तो कुछ नहीं बता रखा, तो मैंने बताया था रॉ मटेरियल के लिए 100%, लेबर के लिए 50%, ओवरहेड के लिए 50% एज्यूम करेंगे, है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस के 3 हिस्से हो जाएंगे, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा 30,000 इंटू 20 और 4 वीक का है इंटू 4/52 और ये 100% लगेगा ना, कितना आ गया लेबर 30,000 इंटू 15 रुपीज के हिसाब से लगेगा 4 वीक में, और हम एज्यूम करते हैं 50% लेबर लगेगा। ठीक है, ये ओवरहेड के लिए रेट है 10 रुपीज 50। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया 17,308, ये आ गया 11,538। ठीक है, टोटल 75। के बाद हम बात करते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स हमारे पास 2 वीक का रहता है, 30,000 यूनिट्स बनाने में फिनिश गुड्स में 45 रुपीज लगेंगे। फिनिश गुड्स में 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड लगता है, तो फिनिश गुड्स में 45 रुपीज लगेंगे और फिनिश गुड्स 2 वीक का है हमारा। ठीक है, तो क्या आ गया, ये बात करते हैं डेटर्स की। 5 हफ्ते का टाइम हम उनको दे रहे हैं, इसमें भी 45 रुपए का खर्चा आया है बनाने में ना, 50 रुपए नहीं 45 रुपए, 50 रुपए नहीं लेंगे हम उनसे बनाने के लिए, बनाने में हमारा 45 रुपए का खर्चा है, और 5 हफ्ते के लिए कितना आया
देखिए सभी एसेट के पार्ट हमने लिख लिए हैं। क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स की टोटल करंट एसेट हमारी कितनी आ रही है? 3,21,346। अब हम लिखते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास है सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे उधार सामान खरीदते हैं हम लोग। उधार सामान हमने 20 रुपए के हिसाब से खरीदा होगा और उधारी जो है वो हमें मिल रही है 3 हफ्ते की। तो यही मैंने रॉ मटेरियल के लिए भी सेम कैलकुलेशन करी थी ना। तो 34,615 आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड दोनों ही 2 वीक के उधार है। तो वेजेस 30,000 to 15 into 2/52 कितना आ गया जल्दी बताओ। और ओवरहेड 30,000 to 10 to 2/50 कितना। और ओवरहेड टोटल करो जल्दी से करंट लायबिलिटीज का। स्लो कैलकुलेशन है आप लोगों को। जल्दी जल्दी किया करो ना, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। इसमें से ही माइनस कर दो। अब ऑन का बटन नहीं दबाया करो, टाइम वेस्ट करते हो आप लोग। इसमें से सीधा ये माइनस कर दो। ऑन का बटन दबाओगे फिर दोबारा लिखोगे फिर माइनस करोगे। जल्दी बताओ कितना आ गया वर्किंग कैपिटल। 800 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये माइनस 2,57,000। तो ये काम करना है हमें जनरली इस चैप्टर के अंदर कि एक एक आइटम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी करना। अगर कैश कॉस्ट बेसिस पर दे रखा और कहीं हमें डेप्रिसिएशन दिया तो डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। प्रॉफिट दिया तो देखो अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस 50 है लेकिन मैंने डेटर्स किस पे लिए 45, 50 पर नहीं लिए ना। तो इस बात का